Okay, so today we are going to start screen film radiography. जनरल रेडियोलॉजी में ये आपके पास एक चैप्टर है विच इज़ चैप्टर 12 एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वीक 11 से लेके वीक 16 तक जितना भी कोर्स कंटेंट में है दैट इज़ ऑल अबाउट स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी. इसका हर एक टॉपिक आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है और इस एक चैप्टर को कवर करने से आपके 6 वीक्स कवर हो जाते हैं. ऑलराइट, सो हम इसके एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्या लिखा हुआ है कि इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज. अब इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज कौन सी होती हैं? देखो, एक्सरेज कुछ हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरेज होती हैं, कुछ हमारे पास एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं. अब इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज कौन सी होती हैं? ये वो एक्सरेज होती हैं जो कि एक्सरे जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है जहाँ से एक्सरेज निकलती हैं. तो एक्सरे सोर्स से ये एक्सरेज निकलती हैं और पेशेंट की बॉडी में से गुजरती हैं. ठीक है, सो ये पेशेंट की बॉडी को क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं. पेशेंट की बॉडी से निकलने के बाद ये आपके पास रिसेप्टर पे जाती हैं और इमेज क्रिएट करती हैं. इसीलिए इन्हें कहते हैं इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज. नाम से ही जाहिर है कि ये वो एक्सरेज हैं जो कि इमेज को बनाती हैं. ऑलराइट, अब क्या लिख कहते हैं कि इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज एग्जिट द पेशेंट एंड एक्सपोज द रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्लेस्ड इन द प्रोटेक्टिव रेडियोग्राफिक कैसेट. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ. दिस इज अ कवर. ऑलराइट, ये आपके पास एक कवर है. इस कवर के अंदर आपके पास पड़ी हुई है एक बुक. सो इसको आप ऐसे समझो, एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझा रही हूँ. ये एक कवर है, इस कवर के अंदर आपके पास एक बुक पड़ी हुई है और ये बुक कितने पेजेस की है? 3 पेजेस की है. ऑलराइट, इस कवर को हम कहते हैं कैसेट. दिस कवर इज कॉल्ड कैसेट. ठीक है, और उसके अंदर आपके पास क्या पड़ी हुई है? बुक पड़ी हुई है. कितने पेजेस की? 3 पेजेस की. अब एक बुक का होता है फ्रंट कवर, आखिरी वाला हो गया बैक कवर, और दरमियान में ये जो पेज है, इस पेज को आप कह लो कि ये आपके पास क्या है? फिल्म है. फिल्म क्या होती है मैं आगे चल के बताती हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो आपके जो इंट्रोडक्शन में पहली लाइन लिखी हुई है वो यही है कि आपके पास एक कैसेट है और कैसेट के अंदर आपके पास क्या पड़ी हुई है? कैसेट के अंदर आपके पास ये एक बुक है. ठीक है, अब फ्रंट और बैक पे क्या लगा हुआ है इस फिल्म के? इस फिल्म के फ्रंट और बैक पे लगी हुई है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. कौन सी स्क्रीन? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. ये फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और यहाँ पे भी आपके पास स्क्रीन लगी हुई होती है. ऑलराइट, सो ये आपके पास, और दरमियान में क्या है? दरमियान में हमारे पास फिल्म है. फिल्म क्या होती है? जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, रेडियोग्राफर के पास जाते हो एक्सरे वगैरह निकलवाने, आप अपनी ज़बान में इसको एक्सरे कहते हैं. ठीक है, वो जो प्लास्टिक टाइप आपको एक देता है रेडियोग्राफ सा और आप जाके फिर आगे डॉक्टर को दिखाते हो, तो वो आपके पास फिल्म होती है. ठीक है, सो ये फिल्म ऐसे ही नहीं पड़ी हुई होती. दिस फिल्म इज इनक्लोज्ड इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स. ठीक है, और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन टर्न जो है वो कैसेट के अंदर पड़ी हुई होती है. सो हम कह सकते हैं कि सबसे आउटर साइड पे हमारे पास क्या होती है? कैसेट होती है. कैसेट के अंदर 2 स्क्रीन्स है और उन दोनों स्क्रीन्स के दरमियान हमारे पास क्या है? फिल्म पड़ी हुई है. ऑलराइट, सो यही कह रहा है दैट इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज पेशेंट से निकलती हैं और जाके कहाँ पे पड़ती हैं? अब इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज कहाँ से आई हैं? एक्सरे सोर्स से आई हैं, और एक्सरे सोर्स क्या है? एक्सरे ट्यूब है. ठीक हो गया, एक्सरे ट्यूब से निकली, पेशेंट की बॉडी के अंदर गई, पेशेंट की बॉडी को उन्होंने एग्जिट किया और फिर वो आपके पास कहाँ पे गई हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर. यहाँ पे आ गई. दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. और याद रखना है इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या है? दिस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है? इसके ऊपर कौन आके पड़ रही हैं? एक्सरेज आके इसके ऊपर आ रही हैं. ठीक है, अब एक्सरेज को ये कन्वर्ट करती है लाइट के अंदर. अब ये एक्सरेज को कैसे कन्वर्ट करती है लाइट के अंदर ये भी बताती हूँ, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या है कि ये एक्सरेज को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर? लाइट के अंदर, विजिबल लाइट के अंदर. ठीक है, सो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से निकली, आपके पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर पड़ी. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट में. अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दरमियान में क्या था? फिल्म. अब ये लाइट जाकर कहाँ पे जाएगी? ये लाइट जाके एक्सपोज करेगी
फिल्म को, ठीक है, और फिल्म के ऊपर आपके पास इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर? आप कहते हैं द रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स इमिट विजिबल लाइट। मैंने आपको बता दिया कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम होता है, एक्सरेज को कन्वर्ट करना है लाइट के अंदर, और ये लाइट फिर किसको एक्सपोज करेगी, रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर। और ये रेडियोग्राफिक फिल्म कहाँ पर पड़ी हुई है, बिटवीन द टू स्क्रीन्स, ठीक है। ऑल्दो सम एक्सरेज रीच द फिल्म, अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक्सरेज कन्वर्ट हो जाती हैं लाइट के अंदर, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एक्सरेज भी फिल्म तक पहुंचती हैं। और अब लिखा हुआ है फिल्म इमल्शन। अब आपको क्या पता फिल्म इमल्शन क्या है, ठीक है। तो फिल्म इमल्शन को समझने के लिए हमें फिल्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये जो चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, ये जो ब्लू कलर का है, इसके अंदर जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई होती हैं, अगर आप इस इंट्रोडक्शन में हम अभी इन टर्म्स को सीख लें तो आगे जस्ट चैप्टर रीड आउट करने वाली बात है। ऑलराइट, सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने बात की फिल्म की, ठीक है, बल्कि फिल्म से पहले हमारे पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, तो हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसका काम तो देख लिया कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या है, एक्सरेज को कन्वर्ट करती है लाइट के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से कन्वर्ट करती है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब याद रखना है इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास आती है जी बेस, दिस इज बेस, ठीक है। बेस के बाद हमारे पास जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेयर। Then the third layer we have is phosphor layer. एंड जो सबसे बाहर लेयर होती है दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। ऑलराइट, अगर हम वन बाय वन लेयर्स की बात करें, ठीक है, सो बेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, बेस मतलब फाउंडेशन, ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो बेस प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द फॉस्फर लेयर। इस फॉस्फर लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रही है। एंड अगर हम बात करें कि बेस बनती किससे है, सो याद रखना है इट इज़ मेड अप ऑफ पोलिएस्टर। इट इज़ मेड अप ऑफ पोलिएस्टर से बनी हुई होती है, या आप कह सकते हो सेलुलोज ट्राई एसीटेट से बनी हुई होती है। सेलुलोज ट्राई एसीटेट से एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि बेस किससे बनी हुई होती है, ठीक है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ पोलिएस्टर और सेलुलोज ट्राई एसीटेट। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, सो इट इज़ अबाउट 250 माइक्रोमीटर थिक होती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट बल्की पार्ट है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, वो हमारे पास क्या है, बेस है। नेक्स्ट वी हैव इज रिफ्लेक्टिव लेयर। अब रिफ्लेक्टिव लेयर नाम से ही जाहिर है रिफ्लेक्टिव, यानी कि रिफ्लेक्शन कॉज करेगी। अब किसकी रिफ्लेक्शन करेगी ये भी आगे चल के बताती हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। और ये बनी हुई होती है हमारे पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड से। इट इज मेड अप ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑलराइट, और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें, सो इट इज 25 माइक्रोमीटर थिक। देन वी हैव फॉस्फर लेयर, ठीक है। अब ये फॉस्फर लेयर के बारे में याद रखना है, इट इज द मोस्ट एक्टिव लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इट इज, इसको मैं ग्रीन से लिख रही हूँ, इट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो फॉस्फर लेयर है। सो याद रखना है ये जो फॉस्फर लेयर है इट इज मोस्ट एक्टिव लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है। अब बेसिकली हमने कहा ना कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम है, एक्स रेज को कन्वर्ट करती हैं लाइट के अंदर। तो वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है फॉस्फर लेयर, ठीक है। फॉस्फर लेयर इतनी एक्टिव होती है कि ये एक एक्सरे से आपके पास 800 से लेकर 1000 लाइट फोटॉन्स तक बनाती है, ठीक है, लाइट। ऑलराइट, और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये आपके पास इसकी थिकनेस वेरी करती है, ये 50 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक थिक होती है, ठीक है। ये फॉस्फर लेयर की थिकनेस इसलिए वेरी करती है बिकॉज यहाँ पे फॉस्फर मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है। वो भी आगे चल के बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। और
इस फॉस्फर लेयर का क्या काम है, यही आपके पास एक्सरेज को कन्वर्ट करती है विजिबल लाइट के अंदर। देन वी हैव प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये जो आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर है, नाम से ही जाहिर है ये प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। सो इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये भी हमारे पास 25 माइक्रोमीटर थिक होती है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कॉन्टेमिनेशन से, कोई भी स्क्रैचिंग ना हो उससे प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रिवेंट करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि जब आप इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की हैंडलिंग कर रहे होते हो तो उस दौरान इसके ऊपर किसी भी किस्म के आयंस की फॉर्मेशन नहीं होने देती, किसी भी किस्म का चार्ज नहीं बनने देती, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रिवेंट करती है। सो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ठीक है। अब हमने बात की कि फॉस्फर लेयर की थिकनेस वेरी करती है। अब फॉस्फर लेयर की थिकनेस इसलिए वेरी करती है बिकॉज फॉस्फर के लिए आपके पास फॉस्फर मटेरियल्स यूज होते हैं। वी हैव फॉस्फर मटेरियल्स, यानी कि ये जो फॉस्फर लेयर है वो किस किस से मिलकर बन सकती है। ये फॉस्फर लेयर हो सकती है कैल्शियम टंगस्टेट की, ऑलराइट। ये फॉस्फर लेयर हो सकती है लैंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड की। ये फॉस्फर लेयर हो सकती है आपके पास गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फेट की, गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फेट की, सॉरी सल्फाइड की, गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड। अब याद रखना है, अब फॉस्फर का बेसिक काम क्या है, एक्सरेज को कन्वर्ट करना है लाइट के अंदर। तो ये जो कैल्शियम टंगस्टेट है ये आपके पास ब्लू लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये भी हमारे पास क्या, ब्लू लाइट एमिट करता है। जबकि जो गैडोलिनियम है ये हमारे पास ग्रीन लाइट को एमिट करता है। ऑलराइट, याद करने की रेसिपी याद कर सकते हैं, जी फॉर गैडोलिनियम, जी फॉर ग्रीन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का अगर प्रिंसिपल की बात करें किस तरह से काम करता है, सो देखो आपके पास आते हैं एक्सरेज, ठीक है। सबसे पहले एक्सरेज आए इस प्रोटेक्टिव लेयर से होते हुए कहाँ पे आ गए, फॉस्फर लेयर के अंदर आ गए। अब इस फॉस्फर लेयर का काम क्या है, इस फॉस्फर लेयर का काम है कि इसने इसको कन्वर्ट करना है लाइट के अंदर, एक्सरेज को कन्वर्ट करना है लाइट के अंदर। इसने लाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज लाइट। अब ये लाइट तो डिफरेंट जगह स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी ना, तो इसको फैलने से बचाने के लिए ये जो रिफ्लेक्टिव लेयर है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, ये लाइट इधर आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, कहाँ पे, टूवर्ड्स द फिल्म। क्योंकि इस प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर आपके पास क्या लगी होती है, फिल्म लगी हुई होती है, एक्सरे फिल्म, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियोग्राफिक फिल्म कहते हैं। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर वो लगी होती है। तो रिफ्लेक्टिव लेयर का बेसिक काम क्या है कि ये जितनी भी आपके पास फॉस्फर लेयर लाइट बना रहा है उस लाइट को स्कैटर होने से बचाती है, बल्कि उस लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है, कहाँ पे, फिल्म की डायरेक्शन में, ऑलराइट। और बेस आपके पास क्या करती है, बेस का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अच्छा, प्रोटेक्टिव लेयर का मैंने नहीं बताया कि ये किससे बनी हुई होती है। प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पॉलीमर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज पॉलीमर। इज दैट क्लियर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसके हम एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर को भी डिटेल से पढ़ेंगे, फॉस्फर लेयर को भी, रिफ्लेक्टिव लेयर को भी, बेस को भी। अभी जस्ट मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी है, इनकी थिकनेस क्या होती है, बने किस तरह से होते हैं, काम क्या होता है। आगे चल के जब आप लोग यही चीज़ देखोगे तो वो जस्ट रीड आउट करने वाली बात होगी, ठीक हो गया। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम समझ में आ गया कि क्या है, इसने एक्सरे फोटोन को कन्वर्ट करना है लाइट फोटॉन्स के अंदर। नेक्स्ट हमने दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दरमियान हमारे पास क्या होती है, वी हैव फिल्म। तो अब हम देखते हैं कि फिल्म किस तरह से बनी हुई होती है और फिल्म का काम क्या होता है, ठीक है। सो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की भी हमारे पास 4 लेयर्स थी। इस जो रेडियोग्राफिक फिल्म है इसकी भी हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, वी हैव बेस। कंपेयर कर लें आप, ठीक है, वी हैव बेस। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्या थी, रिफ्लेक्टिव लेयर थी। यहाँ पे हमारे पास है एडहेसिव लेयर, एडहेसिव लेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो मोस्ट एक्टिव लेयर थी वो हमारे पास थी फॉस्फर लेयर। इसकी जो मोस्ट एक्टिव लेयर है वो हमारे पास है इमल्शन, ठीक है। एंड इसकी भी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर थी, इसके ऊपर भी आपके पास सुपर कोट होता है प्रोटेक्टिव लेयर का, प्रोटेक्टिव
कोट होता है, इसको सुपर कोट भी कह सकते हो। ठीक हो गया। सो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की भी हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं और फिल्म की भी हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया। अगर हम बेस की बात करें तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के भी बेस का क्या काम था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। तो फिल्म की भी बेस का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सपोर्टिंग लेयर कौन सी है, बेस है। दोनों के केस में सपोर्टिंग लेयर बेस है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इस बेस को, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड अनटियरेबल, इसने टूटना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, इसके अंदर से हमने इमेज देखनी होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है फिल्म के अंदर ही तो हमने इमेज देखनी है ना, तो बेस को इतना मजबूत होना चाहिए क्योंकि हमने इस पूरी फिल्म के अंदर इमेज देखनी है। सो इट नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंट, तो बेस को भी आपके पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। इसको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, यानी कि किसी भी किस्म का मॉइस्चर इसके ऊपर लगे तो ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। केमिकली एंड फोटोग्राफिकली इसको इनसेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि किसी भी किस्म का केमिकल आ गया है या किसी भी किस्म की लाइट आ रही है तो इसको इनसेंसिटिव होना चाहिए ताकि ये इमेज को ख़राब ना कर सके। ठीक हो गया। अगर हम बात करें बेस बनती किस चीज़ से है, सो ये किससे बन रही थी, ये हमारे पास बन रही थी पॉलिएस्टर से, तो हमारे पास इसकी बेस भी बनती है किससे, पॉलिएस्टर से। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास हम आगे चल के देखेंगे कि पहले किससे बन रही थी, आजकल जो है वो पॉलिएस्टर से बन रही है। पहले ये ग्लास होता था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट आया था। ठीक हो गया। सो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रख लो जो अभी यूज़ हो रही है दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव एडहेसिव लेयर। अब नाम से ही जाहिर है एडहेसिव, यानी कि ये एडहेशन करवाएगी। एडहेशन किसे कहते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ कर रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इमल्शन और बेस को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन कर रही है, एडहेसिव लेयर कर रही है। ये किससे बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन एंड सॉल्वेंट। इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन, इसके अंदर हमारे पास जेलेटिन होता है और हमारे पास क्या होता है, एंड सॉल्वेंट ऑफ बेस, बेस का सॉल्वेंट होता है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सॉल्वेंट ऑफ बेस, ये आपके पास एक कलरलेस लिक्विड होता है। हम कह सकते हैं इट इज, लेट मी राइट इट विद अनदर पेन, दिस इज कलरलेस एसीटोन सॉल्वेंट होता है, बेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसीटोन सॉल्वेंट, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बट फॉर इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं आप। ठीक है, सो एडहेसिव लेयर हमारे पास किससे बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ जेलेटिन एंड सॉल्वेंट ऑफ बेस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट एक्टिव लेयर, द मेन लेयर ऑफ द फिल्म इज इमल्शन, जिसके ऊपर आपके पास इमेज बनती है। ठीक हो गया। इमल्शन लेयर आपके पास क्या है, याद रखना है एक्सरेज आते हैं वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं और ये लाइट आके पड़ती है किसके ऊपर, इमल्शन के ऊपर। ठीक है, और अब ये जो लाइट इमल्शन के ऊपर पड़ी है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी और उस स्पेसिफिक टिश्यू की क्या बनेगी, आपके पास पिक्चर बनेगी। नाउ ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द मेन लेयर, और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, इसके अंदर आपके पास ये इमल्शन जो है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, किस किस का, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जेलेटिन एंड आपके पास इसके अंदर होते हैं सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स इसके अंदर होते हैं। ऑलराइट, अब सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, हैलाइड किससे कहते हैं, हेलोजन को, विच इज़ द ग्रुप 7 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो सिल्वर हैलाइड यानी कि सिल्वर के साथ हेलोजेंस, तो जो मोस्ट कॉमन है वो आपके पास होते हैं जी सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। ऑलराइट, सो emulsion is made up of a homogeneous mixture of gelatin and silver halide crystals. ठीक हो गया। जेलेटिन क्या है, जेलेटिन आपके पास केटल्स की बोन को हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट किया जाता है तो आपके पास जेलेटिन बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है जी सुपर कोटिंग, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये हमारे पास क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये जेलेटिन है। एमल्शन के ऊपर जेलेटिन की एक लेयर लगा दी जाती है। ठीक हो गया। नाउ इस प्रोटेक्टिव लेयर का क्या काम है,
नाम से ही ज़ाहिर है प्रोटेक्टिव है, तो ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ये फिल्म की स्क्रैचिंग नहीं होने देती है, प्रेशर से बचाती है और कॉन्टेमिनेशन से बचाती है। सो हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को भी देख लिया, हमने देख लिया है फिल्म को भी। दोनों की 4 लेयर्स होती हैं, बेस दोनों में कॉमन है, ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी तीनों लेयर्स जो हैं बेस और प्रोटेक्टिव कोट दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रोटेक्टिव कोट जो हमारे पास फिल्म में है वो जिलेटिन से बना होता है, जबकि आपके पास जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में है वो सेलुलोज पॉलीमर से बना हुआ होता है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या है, फिल्म है। अब हम टेक्स्ट की तरफ दोबारा आते हैं। क्या कहते हैं कि हमने बात की ना कि ऑल दो सम एक्सरेज रीच द फिल्म, मैंने कहा कि सारी की सारी एक्सरेज को इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लाइट में कन्वर्ट नहीं करती, कुछ एक्सरेज डायरेक्टली भी फिल्म तक आती हैं, और वो फिल्म के किस पोर्शन तक आती हैं, इमल्शन तक आती हैं, ठीक हो गया। इट इज़ प्राइमरीली लाइट, यानी कि मेन जो है वो हमारे पास क्या होती है, लाइट होती है, लेकिन कुछ हद तक एक्सरेज भी आती हैं, ठीक है। और लाइट कहाँ से आती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का ही काम है एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करना। और फिर ये लाइट आपके पास कहाँ पर पड़ती है, रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ती है, क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बाद आपके पास क्या लगी हुई होती है, 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दरमियान हमारे पास फिल्म होती है। नाउ कहते हैं प्रोसेसिंग द इनविजिबल लेटेंट इमेज। नाउ व्हाट इज लेटेंट इमेज। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, इनविजिबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इनविजिबल इमेज बनेगी, उस इनविजिबल इमेज की आप प्रोसेसिंग करवाएंगे एंड देन आपके पास आएगी विजिबल इमेज, ठीक है। तो वो लेटेंट इमेज कहाँ पे बनती है, वो लेटेंट इमेज बनती है इमल्शन के ऊपर, क्योंकि लाइट ने आके कहाँ पे एक्सपोज किया, इमल्शन को एक्सपोज किया ना लाइट ने, तो इमल्शन के ऊपर हमारे पास बनती है लेटेंट इमेज। नाउ लेटेंट इमेज किस तरह बनती है इसको भी देख लेते हैं। ओके, सो लेटेंट इमेज बेसिकली कहाँ पे बन रही है, एक सेकंड। लेटेंट इमेज कहाँ पे बन रही है, लेटेंट इमेज हमारे पास बन रही है इमल्शन पर। और इमल्शन हम लोगों ने पढ़ा कि इमल्शन क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जिलेटिन, जो कि आपके पास कैसे आता है, केटल की बोन को हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करते हैं, एंड हमारे पास होते हैं सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। ऐसा ही है। नाउ इन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स में आई टोल्ड यू 2 तरह के होते हैं, एक हम आपके पास होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरे हमारे पास होते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सो सिल्वर ब्रोमाइड जो क्रिस्टल्स होते हैं, याद रखना है 90 to 99% आपके पास जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड के पाए जाते हैं, बाकी के 10 to 1% या 1 to 10% हमारे पास सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेजर जो है वो कौन होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक हो गया। तो सिल्वर आयोडाइड को डाला क्यों जाता है, सिल्वर आयोडाइड को इसलिए डाला जाता है कि ये एमल्शन को ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ब्रोमाइड ही होता तो ये फिल्म को इतना सेंसिटिव नहीं बनाता। अब आपको क्या पता फिल्म सेंसिटिविटी क्या है, वो भी बताती हूँ। सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखो कि सिल्वर आयोडाइड को इसलिए डाला जाता है ताकि ये फिल्म को ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, इसलिए इसको डाला जाता है, ठीक हो गया। अब लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन के लिए एक और टर्म आप लोग देख लो, दैट इज़ केमिकल सेंसिटाइजेशन। अभी मैंने बताया ना सेंसिटिविटी कैसे होती है, केमिकल सेंसिटाइजेशन। अब केमिकल सेंसिटाइजेशन क्या है, हमने बात की इमल्शन की, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हेयर द लेयर ऑफ इमल्शन, ठीक है। और इमल्शन के अंदर हमारे पास क्या है, जिलेटिन है और हमारे पास क्या है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं। सपोज दीज आर द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, ऑलराइट। अब मैंने इस फिल्म को बनाना है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करे, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी लाइट इसके ऊपर आए तो इसको कैप्चर कर ले, दैट इज सेंसिटाइजेशन, ठीक है। सो सेंसिटिव बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सेंसिटाइजेशन किस तरह प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि हम एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी कौन सी है, वी ऐड केमिकल सेंसिटाइजेशन हम किस तरह कराएंगे, वी ऐड इम्प्योरिटी, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी, impurity in the form of sulfur containing
कंपाउंड, हम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को ऐड करते हैं इमल्शन के अंदर। ठीक है, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं एलिथायोयूरिया। ये भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कौन से हैं, एलिथायोयूरिया। हम इमल्शन के अंदर इसको ऐड करते हैं। जब हम इमल्शन के अंदर एलिथायोयूरिया को ऐड करते हैं, या और वी कैन से दैट सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, तो इमल्शन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वी हैव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। तो ये जो हमारे पास एलिथायोयूरिया है, ये क्या करता है, इमल्शन के अंदर प्रेजेंट सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, इट विल रिएक्ट विद सिल्वर हैलाइड। वो आपके पास AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है। इनके साथ आपके पास क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग है ना, तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। नाउ दिस सिल्वर सल्फाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिल्वर सल्फाइड आपके पास क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर जाता है, ठीक है, और जिस जगह ये जाता है दैट सेंटर इज नोन एज सेंसिटिविटी सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहता है, क्या करता है, सरफेस के ऊपर जाता है क्रिस्टल की, ठीक है, और उस सरफेस को हम नाम दे देते हैं किसका, सेंसिटिविटी सेंटर का। अब इस सेंसिटिविटी सेंटर का बेसिक काम क्या है, दिस सेंसिटिविटी सेंटर ट्रैप्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन होगी। केमिकल सेंसिटाइजेशन क्या है कि हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इमल्शन के अंदर। इम्प्योरिटी में हम क्या ऐड करें हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉन एज एलिथायोयूरिया। अब ये जो एलिथायोयूरिया है हम ऐड कर रहे हैं इमल्शन के अंदर, तो इमल्शन के अंदर तो हमारे पास सिल्वर हैलाइड प्रेजेंट है, तो ये सिल्वर हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। अब ये सिल्वर सल्फाइड क्या करेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर चला जाएगा। जब सरफेस के ऊपर जाएगा तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी सेंटर। इसको सेंसिटिविटी सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, किन को ट्रैप करेगा, कैसे लेटेंट इमेज बनाएगा, ये भी बताती हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि सेंसिटिविटी सेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है और आगे इन्हीं इलेक्ट्रॉन से लेटेंट इमेज बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेटेंट इमेज बनती कैसे है। ठीक है, हमने बात की ना, ये हमारे पास इमल्शन है और इमल्शन के अंदर हमारे पास सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन लेते हैं। ठीक है, ये एक है ना, इस एक को हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, हमने एक सिल्वर हैलाइड लिया, ठीक हो गया। नाउ ये आपके पास क्या है, दिस इज द, हर एक सिल्वर हैलाइड के ऊपर हमारे पास क्या होगा, इसको हम सेंसिटिविटी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज सेंसिटिविटी सेंटर। यहाँ पे आके सिल्वर सल्फाइड सरफेस पे आ गया था। ठीक है, इसको आप लोग स्पेक भी कह सकते हो, सेंसिटिविटी स्पेक। ठीक है, अब होगा क्या, याद रखना है, हमने बात की ना कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है। ठीक है, सो इसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह से होती है इन हैलाइड्स की, याद रखना है, सरफेस के ऊपर हमारे पास होते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस। ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस हमारे पास सरफेस के अंदर होते हैं, सरफेस के पास पास। अब आयोडाइड आयंस में क्यों थोड़े बना रही हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये आपके पास सिर्फ 1 to 10% होते हैं, बाकी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वी हैव ब्रोमाइड आयंस 90 to 99%। ठीक हो गया, सरफेस वाली साइड पे आपके पास ये हैलाइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सिल्वर आयंस। ये अरेंजमेंट है इन आयंस का। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेंसिटिविटी दिस इज सेंसिटिविटी स्पेक। ऑलराइट, अब होगा क्या,
हमने क्या बात की, इमल्शन तक क्या आती है, इमल्शन तक आती है लाइट, ठीक है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने एक्सरेज को कन्वर्ट किया है लाइट के अंदर, अब वो लाइट आपके पास आती है फिल्म के इमल्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही वो लाइट आएगी, ठीक है, या एक्सरे आया, बाजू का एक्सरेज भी आते हैं, ठीक है। सपोज के कोई एक्सरे आया, लाइट भी कह सकते हो आप, आया, ठीक है, ये आई, ठीक है। अब इसके आने के बाद क्या हुआ, सरफेस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, वी हैव हैलाइड आयंस, तो ये आपके पास क्या किया, इसने ब्रोमीन के साथ स्ट्राइक किया, ठीक है। अब ब्रोमाइड आयन के पास क्या है, ब्रोमाइड आयन इज अ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। जब ये फोटोन आया और इसने इसके साथ टकराया, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि ये ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट हो गया ब्रोमीन एटम में, प्लस इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इसको जरा हम थोड़ा डार्क पेन से लिखते हैं ताकि नजर आए, जो है वो कन्वर्ट हो गया ब्रोमीन में, प्लस इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी स्पेक पे जाएगा, क्योंकि हमने बात की ना, जो सेंसिटिविटी सेंटर उसका क्या काम है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अब एक लाइट फोटोन आया है या एक्सरे फोटोन आया है, उसने ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जब और आएंगे तो और भी निकालेंगे। इसके अलावा जब ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर किसी और को स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल राइट। अब होगा क्या, अब अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो तो यहाँ पे सेंसिटिविटी सेंटर के अंदर आ गया, पीछे जो ब्रोमीन एटम है उसका क्या हुआ, तो ये ब्रोमीन एटम दोबारा कहाँ पे चला जाएगा, ये ब्रोमीन एटम इमल्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब लेटेंट इमेज किस तरह बनेगी, अगेन हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया, और ये ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे चले गए, इमल्शन के अंदर चले गए, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रह गए, हमारे पास है जी सिल्वर आयंस। अब सिल्वर आयंस के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेंसिटिविटी सेंटर के अंदर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये सिल्वर आयंस आपके पास कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे, इसके करीब करीब आएंगे, ठीक है। सो सिल्वर आयंस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब सिल्वर आयंस यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, और सिल्वर आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो होगा क्या कि ये सिल्वर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, ठीक है। होगा क्या, ये सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर एटम के अंदर, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होगा, तो ये सिल्वर आयंस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और ये बन गए हैं जी सिल्वर एटम। अब ये सिल्वर एटम यहाँ पर सारे जमा हो गए, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास बनेगी जी लेटेंट इमेज। लेटेंट मतलब छुपी हुई, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, फॉर्मेशन हो गई है जी लेटेंट इमेज की, ठीक है। अब इस लेटेंट इमेज की फर्दर हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब वो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, वो आगे जो प्रोसेसिंग का पूरा टॉपिक है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो इस लेटेंट इमेज की जब प्रोसेसिंग होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू विजिबल इमेज, जो हमें फिर नजर आती है रेडियोग्राफ के ऊपर, ठीक हो गया। तो इस तरह से लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन होती है, इज दैट क्लियर। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं इमल्शन के अंदर, ठीक है। हम इम्प्योरिटी डालते हैं, इम्प्योरिटी क्यों डालते हैं, सेंसिटिविटी सेंटर बनाने के लिए, ठीक हो गया। अब जब आपके पास एक्सरे फोटोन आता है तो वो हमारे पास क्या करता है, इन हैलाइड आयंस में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी स्पेक की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज सेंसिटिविटी स्पेक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होगा तो सिल्वर आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स के इर्द जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, सिल्वर एटम में कन्वर्ट होंगे, और ये सिल्वर एटम आपके पास क्या बनाएगा, लेटेंट इमेज बनाएगा, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ लेटेंट इमेज इज फॉर्म्ड, ऑल राइट। अच्छा, दोबारा टेक्स्ट की तरफ आते हैं।
क्या लिखा हुआ था, प्रोसेसिंग द इनविजिबल लेटेंट इमेज क्रिएट्स द विजिबल इमेज। अब जब इसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करवाएंगे तो ये जो लेटेंट इमेज हमारे पास बनी है ये विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कॉजेज द सिल्वर आयंस इन द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स। अब प्रोसेसिंग में बेसिकली होगा क्या, जो सिल्वर आयंस हैं सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल है ना तो क्रिस्टल किससे बना हुआ है, आयन से बना हुआ है। तो जब प्रोसेसिंग करवाएंगे तो जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के अंदर सिल्वर आयंस हैं जिनको लाइट ने एक्सपोज किया है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, अब फिल्म प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिल्म प्रोसेसिंग में सबसे पहले आप फिल्म को वेट करोगे, देन आप उसकी डेवलपिंग करोगे। अब डेवलपिंग कैसे करोगे, डेवलपर के अंदर रखा जाता है, ठीक हो गया, वो भी बताऊंगी कैसे होता है। फिर उसके बाद आप उसकी रिंजिंग करोगे, फिर फिक्स करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे, और ये सारी चीज़ें आपके पास, ये मैनुअल प्रोसेसिंग है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं विद इन 90 सेकेंड्स। ऑल राइट, सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसर में कितने टाइम में हो जाती है। सो 90 सेकेंड्स के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेसर में ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और इस इंट्रोडक्शन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। आगे यही लिखा हुआ है कि दिस चैप्टर कवर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रेडियोग्राफिक स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर and the production of visible radiographic image, so not important। अच्छा, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि the primary purpose of radiographic imaging is to transfer information from an X-ray beam to the eye brain complex of the radiologist। यानी कि रेडियोग्राफिक इमेजिंग, इस पूरी रेडियोलॉजी का मकसद ही ये है कि हमने एक्सरे बीम के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है कहाँ तक, एक रेडियोलॉजिस्ट तक। ठीक हो गया। अब एक्सरे बीम दैट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब क्या है, एक्सरे की सोर्स है, यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है, इज नियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, यानी कि एक्सरे ट्यूब से निकलने के बाद वो यूनिफॉर्मली स्पेस के अंदर बिखर जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आफ्टर इंटरेक्शन विद द पेशेंट, जब वो पेशेंट के साथ जाकर लगती हैं, स्ट्राइक करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं, द बीम ऑफ इमेज फॉर्मिंग एक्सरे इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सरे ट्यूब से जब निकली थी तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई थी। याद रखना है तब उनके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती हैं तो उनके पास तब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उन्होंने किस किस्म की इमेज जाके प्रोड्यूस करनी है। जब वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती हैं, जब पेशेंट की बॉडी के अंदर जाकर फिर निकलेंगी, जब निकलेंगी तो फिर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट की बॉडी तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, वी हैव मल्टीपल ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी कोई सिंगल कंपार्टमेंट तो नहीं है, वी आर हैविंग मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन अवर बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, कुछ आपके पास सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, कुछ हार्ड टिश्यूज हैं, तो उनकी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, बट वेरीज इन इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है जो सॉफ्ट टिश्यूज से गुजरेंगी वो तो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस होंगी, जो हार्ड टिश्यूज से गुजरेंगी वो थोड़ी कम इंटेंस होंगी। ठीक है, बाहर निकलने के बाद अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टिश्यू थ्रू विच इट हैज़ पास्ड, वही बात होगी कि जिस किस्म की टिश्यू से गुजरेंगी फिर निकलने के बाद उनकी इंटेंसिटी में भी डिफरेंस आएगा। पेंगुइन जी क्या कहता है कि इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज आर दोज दैट एग्जिट द पेशेंट एंड इंटरेक्ट विद द इमेज रिसेप्टर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जिट एक्सरे बीम रेफर्स टू द एक्सरेज दैट रिमेन एज द यूजफुल बीम एग्जिट द पेशेंट। अच्छा, जो एग्जिट एक्सरे बीम है यानी कि जो पेशेंट की बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास कौन सी एक्सरेज होती हैं, उससे मुराद ये है कि ये वो एक्सरेज हैं जो पेशेंट की बॉडी से एग्जिट होंगी एज द यूजफुल बीम। यूजफुल बीम का क्या मतलब है कि अब कुछ एक्सरेज होती हैं जो कि पेशेंट की बॉडी तक पहुंचती नहीं है, पहले ही स्कैटर हो जाती हैं, और कुछ एक्सरेज ऐसी होती हैं जो पेशेंट की बॉडी के अंदर से गुजरती हैं लेकिन इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचती, तो वो इमेज में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। इमेज में रोल कौन प्ले करेगी? जो एक्सरे ट्यूब से निकली, पेशेंट तक आई, पेशेंट की बॉडी को एग्जिट करने के बाद वो रिसेप्टर तक गई, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, यूजफुल एक्सरेज हैं, उन्होंने इमेज बनानी है। ठीक हो गया। सो यही कह रहे हैं कि जो एग्जिट एक्सरे बीम है यानी कि जो एक्सरे बीम निकला है पेशेंट की बॉडी से, उसके अंदर कौन कौन सी एक्सरेज हैं? एक्सरेज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एक्सरेज जाकर इमेज रिसेप्टर के ऊपर पड़ेंगी,
कुछ स्कैटर हो जाएंगी और कुछ जो है वो इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज होंगी। इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज वो होंगी जो रिसेप्टर के ऊपर जाकर पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? अब कहते हैं कि द डायग्नोस्टिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन in the diagnostically useful information in this exit X-ray beam must be transferred to a form that is intelligible to the radiologist। यानी कि ये जो हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई है, ये जो हम लोगों ने एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाई है इन दिस एग्जिट एक्सरे बीम, हमने बात की ना जब वो एक्सरे ट्यूब से निकला तब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब पेशेंट की बॉडी से होकर गुजर गया तब इसके पास इन्फॉर्मेशन है कि मैंने आगे जाके किस किस्म की इमेज बनानी है। ठीक है, सो हमें एक ऐसी चीज़ भी चाहिए कि वो इमेज तो बन गई, अब हमने उसको रेडियोलॉजिस्ट तक भी तो पहुंचाना है ताकि वो उसकी समझ में भी तो आए। तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए ताकि हम उसको रेडियोलॉजिस्ट तक ट्रांसफ़र कर सकें। सो वन सच मीडियम इज़ एक्सरे फिल्म, जिसको आप लोग अपनी ज़बान में एक्सरे कहते हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? एक्सरे फिल्म होती है। इसके अलावा आपके पास फ्लोरोस्कोपिक इमेज इंटेंसिफायर भी है, द टेलीविजन और फ्लैट पैनल मॉनिटर भी है, लेज़र इमेजिंग सिस्टम भी है और बाकी भी है, ऑल ऑफ विच आर डिस्कस लेटर। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप समझ लो कि देखो आराम से लेके जाई जा सकती है, वो हमारे पास क्या है? एक्सरे फिल्म है। अब वो मीडियम जो कि एक्सरे बीम को कन्वर्ट करता है इनविजिबल इमेज के अंदर, अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? वो हमारे पास इमल्शन होगी। जबकि विजिबल इमेज के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? इमेज रिसेप्टर करता है आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द लेटेंट इमेज। ठीक हो गया? अच्छा, ऊपर जब हम लोगों ने प्रोसेसिंग में मैंने कहा कि पहले वेटिंग होती है, फिर आपके पास डेवलपिंग होती है, तो उनको आप लोगों ने लाइन वाइज याद करना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले स्टेप को बाद में ले आओ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को हमेशा सीक्वेंस में याद करना है। नेक्स्ट क्या कहता है? दैट द क्लासिक इमेज रिसेप्टर इज फोटोग्राफिक फिल्म, यानी कि पहले जो यूज़ हो रही थी वो हमारे पास क्या थी? फोटोग्राफिक फिल्म थी। ऑल्दो सॉलिड स्टेट डिजिटल IRs आर रिप्लेसिंग फिल्म, आजकल जो है वो सॉलिड स्टेट डिजिटल IRs भी यूज़ हो रहे हैं जो कि फिल्म को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म आर सिमिलर टू दोज ऑफ रेगुलर फोटोग्राफिक फिल्म, यानी कि जो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसी की तरह आपके पास रेडियोग्राफिक फिल्म भी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना रेडियोग्राफिक फिल्म के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस होती है, फिर उसके बाद एडहेसिव लेयर होती है, देन इमल्शन होती है और ऊपर हमारे पास प्रोटेक्टिव कोट होता है। तो कहते हैं कि रेडियोग्राफिक फिल्म जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म से मिलती जुलती है। जो रेडियोग्राफिक फिल्म है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद रिगरस क्वालिटी कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप मेडिकल में यूज़ कर रहे हो, आपको एक अच्छी इमेज मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने आगे इसको डायग्नोज करना है। ठीक है, पैथोलॉजी ढूंढनी है, तो इसका क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड हैज़ अ स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि आपने फिल्म ऐसी बनानी है कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट कर रही है, तो लाइट का तो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना। ठीक है, तो उसका स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, यानी कि जिस किस्म की लाइट आ रही है आगे उस किस्म की लाइट को वो रिस्पॉन्स भी दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फॉस्फर मटेरियल हमने पढ़े ना, फॉर एग्जांपल कैल्शियम टंगस्टेट वो ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर रहा था, तो आगे आप लोगों ने फिल्म ऐसी रखनी है कि वो उस ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स भी दे। ऐसा ना हो कि आगे फिल्म आप लोगों ने कोई ऐसी रखी हुई जो कि सिर्फ ग्रीन सेंसिटिव हो और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जी ब्लू में कन्वर्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं करना, फिर आपके पास इमेज नहीं बनेगी। ठीक हो गया, और अगर बनेगी भी तो वो हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स जैसे कहते हैं कि स्पेक्ट्रम भी आप लोगों ने मेंटेन रखना है, मैच करना है। However, its mechanism of operation is too much the same, यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म और रेडियोग्राफिक फिल्म का मैकेनिज्म बहुत सेम है, तभी तो रेडियोलॉजिस्ट को फोटोग्राफर्स कहते हैं। द फॉलोइंग डिस्कशन कंसर्न्स रेडियोग्राफिक फिल्म, यानी कि आगे हम लोग नीचे हमने क्या पढ़ना है, रेडियोग्राफिक फिल्म को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म में भी सब कुछ यही होता है, कुछ हद तक मॉडिफिकेशंस हैं बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओके। सो रेडियोग्राफिक फिल्म का मैंने आपको बता दिया था कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, 4 लेयर्स होती हैं। अब जस्ट इसमें मैं जब रीड करूँगी तो आपको खुद ब खुद ही समझ आता जाएगा कि ये क्या कह रहा है।
The manufacture of radiographic film is a precise procedure that requires tight quality control. I told you quality के ऊपर कोई compromise नहीं करना. Again medical field है, ठीक है. तो आप लोगों ने मेडिकल में किसी भी किस्म की क्वालिटी पे कोई compromise नहीं होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर एक्सट्रीमली क्लीन, यानी कि जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं इनको बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी कंटेमिनेशन आ गई तो इसकी वजह से एक आगे, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन बेस्ड इमेज बनानी है तो वो फिर इमेज को ख़राब कर सकती है. ठीक हो गया. सो यही लिखा हुआ है. ड्यूरिंग द अर्ली 1960s एट द हाइट ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग. अब 1960s के अंदर क्या हो रहा था, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग हो रही थी. ठीक है. तो उस दौरान जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि एक्सरे फिल्म को बनाते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की, बहुत ज़्यादा एहतियात की कि हमारे पास ये कॉन्टेमिनेशंस किसी भी तरह से फिल्म जहाँ पे बन रही है उस एनवायरनमेंट तक ना पहुँचे. ठीक हो गया. सच कॉन्टेमिनेशन कुड सीरियसली फोग द फिल्म. फोग द फिल्म मतलब धुंधलापन लेकर आ सकते हैं वहाँ पे. फोग धुंध को कहते हैं ना. तो आपके पास क्लियर इमेज नहीं आएगी. अब रेडियोग्राफिक फिल्म के 2 पार्ट्स होते हैं, हमने बात की. अच्छा, हमने बात की थी. अब आप बोलोगे आपने तो कहा था कि 4 लेयर्स होती हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स 2 होते हैं. एडहेसिव लेयर का क्या काम था, बेस को इमल्शन से कनेक्ट करी थी, अटैच करी थी. ठीक है. और ऊपर बेस जो इमल्शन थी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हमने कर दी. ठीक है. तो लेयर्स 4 होती हैं. पार्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, 2 हैं. कौन कौन से, बेस और इमल्शन. ठीक हो गया. फिगर 12.1 में भी आप देख लो, मैंने यही फिगर्स उधर बनाई थी, ये देख लो. सबसे नीचे हमारे पास क्या है, दिस इज बेस. अब ये बेस नहीं है, ठीक है, दिस इज बेस. ऑलराइट. और बेस 150 से 300 माइक्रोमीटर थिक होती है. बेस के बाद ये जो ब्लैक कलर की है ना, दिस वन, ये एडहेसिव लेयर है जिसने बेस को इमल्शन से कनेक्ट किया हुआ है. उसके बाद हमारे पास इमल्शन है और इमल्शन के ऊपर हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कोट है. तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था. अच्छा, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म, द बल्क ऑफ द फिल्म इन द बेस. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें सबसे बल्की एरिया क्या है, बेस है. तो आपसे पूछ सकते हैं कि फिल्म का सबसे बल्की एरिया क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, बेस है. द इमल्शन कंटेन्स द लेटेंट इमेज. ये भी MCQs आ सकता है कि कौन सी लेयर के अंदर लेटेंट इमेज होती है, विच बिकम्स विजिबल व्हेन प्रोसेस्ड, यानी कि जब इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी तो ये लेटेंट इमेज विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमें कहते हैं इन मोस्ट एक्सरे फिल्म द इमल्शन इज कोटेड ऑन बोथ साइड. अच्छा, इसको मैं बता देती हूँ जरा सा, इसको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं. हमने क्या कहा था कि ये आपके पास क्या होती है, बेस होती है. बेस के ऊपर हमारे पास क्या होती है, एडहेसिव लेयर होती है. उसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, इमल्शन होती है. और इमल्शन के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है. अब समटाइम्स ऐसा होता है, फिल्म की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इमल्शन की बात करें तो आपके पास फिल्म सिंगल कोटेड भी होती है और डबल कोटेड भी होती है. अब सिंगल कोटेड का क्या मतलब है कि बेस के सिर्फ एक साइड पे इमल्शन हो, और डबल कोटेड का ये मतलब है कि बेस के, बहुत ही बुरी बनी है बट इट्स ओके. अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इमल्शन है. तो अगर फिल्म बेस के दोनों साइड पे इमल्शन होगी तो दिस इज डबल कोटेड फिल्म, और अगर एक साइड पे है तो दिस इज सिंगल कोटेड फिल्म और सिंगल कोटेड इमल्शन. ठीक हो गया. सो यही वहाँ पे लिखी हुई थी, कोई इतनी बड़ी फिलॉसफी नहीं लिखी हुई. अब कहते हैं दैट देयरफॉर इट इज कॉल्ड डबल इमल्शन फिल्म. ठीक है, यानी कि बेस के दोनों साइड पे इमल्शन है. बिटवीन द इमल्शन एंड बेस इज द थिन कोटिंग ऑफ मटेरियल. क्या नाम है, एडहेसिव लेयर, which ensures uniform adhesion of the emulsion to the base. अब इसका काम क्या है, ये इमल्शन को बेस के साथ अटैच करवा रही है. ठीक है. This adhesive layer allows the emulsion and the base to maintain proper contact and integrity during use and processing. यानी कि ये एडहेसिव लेयर इसलिए लगाई जाती है ताकि बेस और इमल्शन आपस से अलहदा ना हो सकें. जाहिर सी बात, आप उसको हैंडलिंग कर रहे हो, आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो उस दौरान ये जो है वो अलहदा ना हो सके, इसीलिए जो है एडहेसिव लेयर लगाई जाती है. द इमल्शन इज enclosed by a protective covering of gelatin, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरकोट कहते हैं. दिस ओवरकोट प्रोटेक्ट द इमल्शन फ्रॉम स्क्रैचेस से बचाती है, प्रेशर से बचाती है, कॉन्टेमिनेशन से बचाती है जब आप उसकी हैंडलिंग कर रहे होते हो, प्रोसेसिंग कर रहे होते हो और उसको स्टोर कर रहे होते हो. और थिकनेस रेडियोग्राफिक फिल्म की टोटल कितनी है, 150 थे. और थिकनेस रेडियोग्राफिक फिल्म की कितनी है, 150 से 300 माइक्रोमीटर है.
ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। इज दैट क्लियर? मैंने कहा था ना कि आगे जस्ट रीडिंग ही होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है? द नेक्स्ट इज बेस। बेस क्या है? बुनियाद है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो रेडियोग्राफिक फिल्म की फाउंडेशन क्या है? बेस है। ये भी MCQ आ सकता है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड अ रिजिड स्ट्रक्चर ऑन टू विच द एमल्शन कैन बी कोटेड। यानी कि वही अगेन बात होगी कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। द बेस इज फ्लेक्सिबल, यानी कि हमने बात की ना कि बेस को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि वो इजीली फ्रैक्चर ना हो सके, टू अलाउ इजी हैंडलिंग बट इज रिजिड इनफ, लेकिन इसको इतना सख्त होना चाहिए टू बी स्नैप्ड इनटू अ व्यू बॉक्स के, आप इसको व्यू बॉक्स के अंदर रख सको। ठीक हो गया? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि सपोर्टिव लेयर है और आपके पास क्या है? बल्कि लेयर है। ठीक है, ये भी MCQ जा सकता है। और फाउंडेशन है रेडियोग्राफिक फिल्म का। अच्छा, अब अगेन पेंगुइन में क्या कहते हैं कि जो बेस है रेडियोग्राफिक फिल्म की वो 150 से 300 माइक्रोमीटर। अच्छा, ऊपर उन्होंने क्या कहा कि रेडियोग्राफिक फिल्म टोटल 150 से 300 माइक्रोमीटर है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं द बेस ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म इज 150 टू 300 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये है कि सारी थिकनेस उसकी बेस की वजह से ही है, क्योंकि बेस हमने कहा ना कि मोस्ट बल्की लेयर है। बेस क्या होती है? थिक होती है, सेमी रिजिड होती है, ल्यूसेंट, ल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि हमने बात की ना इसके अंदर हमने इमेज को देखना है, तो इमेज तभी नजर आएगी जब वो ट्रांसपेरेंट होगी। एंड मेड ऑफ पोलिएस्टर, ये भी MCQ जा सकता है कि बेस किससे बनी हुई होती है। मैंने आपको डायग्राम जब बनाई थी तब बताया था। अब आगे बेस के बारे में क्या कहते हैं? द बेस ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म मेंटेन इट्स साइज एंड शेप ड्यूरिंग यूज एंड प्रोसेसिंग सो दैट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इमेज डिस्टॉर्शन। यानी कि फिल्म को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप उसको यूज करो तो वो सिकुड़ जाए या अपने साइज में कम हो जाए। ठीक है, तो इसको डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी मतलब इसका साइज मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, द बेस इज ऑफ यूनिफॉर्म ल्यूसेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड इज नियरली ट्रांसपेरेंट टू लाइट, एक ही बात है। During manufacturing, however, dye is added to the base of most radiographic film to slightly tint the film blue. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वो प्योर ब्लैक नहीं होती है, ये थोड़ी सी ब्लू टाइप होती है। अब वो ब्लू टाइप किस लिए होती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनको जब बना रहे होते हैं तो इनके अंदर एक डाई ऐड किया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर का। अब इस डाई का मकसद क्या है कि अगर इसके अंदर डाई ऐड नहीं करोगे तो जो रेडियोलॉजिस्ट इसको आगे पैथोलॉजी वगैरह डायग्नोज करते हैं तो उनकी आइज को ये इरिटेट करता था। ठीक है, तो फिर 1933 के अंदर यस 1933 के अंदर ब्लू टिंट जो है वो रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर डाला गया था। ठीक है, सो इसकी वजह से आपके पास क्या होता था? डायग्नोस्टिक एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ गई थी, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की आइज को इरिटेट नहीं करता था ये। ठीक है, द ओरिजिनल रेडियोग्राफिक फिल्म वॉज अ ग्लास प्लेट, यानी कि पहले जो है वो हमारे पास क्या होता था? ग्लास प्लेट होता था। रेडियोलॉजिस्ट यूज टू रेफर टू रेडियोग्राफ्स एज एक्सरे प्लेट्स, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट इनको क्या कहते थे? एक्सरे प्लेट्स कहते थे। वर्ल्ड वॉर वन, अच्छा जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो हमारे पास ग्लास की कमी हो गई, बिकॉज क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद हो गई थी, तो हमारे पास ग्लास की भी कमी हो गई। फिर क्या कहते हैं? आ सब्सटीट्यूट मटेरियल सेलुलोज नाइट्रेट, अच्छा उसकी जगह फिर हम यूज करने लगे सेलुलोज नाइट्रेट, फिर हमने उसको स्टैंडर्ड बेस बना लिया। लेकिन सेलुलोज नाइट्रेट जो था उसके अंदर एक सीरियस डेफिशिएंसी क्या थी कि ये हमारे पास फ्लेमेबल था, इसको आग लग जाती थी अगर इसकी स्टोरेज ठीक तरह से ना की जाए, इसको हैंडल ठीक तरह से ना किया जाए, तो ये जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर सुअर किस्म की फायर्स लग जाती थी। ठीक है, 1920s और 1930s में। फिर बाय द मिड ऑफ 1920s, ये डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम यूज करने लगे सेलुलोज ट्राई एसीटेट को। ठीक है, सेलुलोज ट्राई एसीटेट की प्रॉपर्टीज भी सेलुलोज नाइट्रेट की तरह ही थी, लेकिन ये जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट था ये फ्लेमेबल नहीं था। ठीक हो गया? देन अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज पोलिएस्टर, और ये 1960s में यूज करना शुरू किया था और पोलिएस्टर बेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। पोलिएस्टर हैज टेकन द प्लेस ऑफ सेलुलोज एसीटेट एज द फिल्म बेस ऑफ चॉइस। ये MCQ जा सकता है। द फिल्म बेस ऑफ चॉइस इज पोलिएस्टर। ठीक है, पोलिएस्टर जो है वो आपके पास इज मोर रेजिस्टेंट टू
वार्पिंग फ्रॉम एज एंड इज स्ट्रॉन्गर देन सेलुलोज एसीटेट, ये स्ट्रॉन्गर है, एज के साथ ख़राब नहीं होता, यानी कि टाइम के साथ ख़राब नहीं होता। परमिटिंग ईजियर ट्रांसपोर्ट थ्रू ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स, ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स के अंदर ईजिली इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी से मुराद इसका साइज़ भी ख़राब नहीं होता वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है। पोलिएस्टर बेसिस आर थिनर, इसका एक और फ़ायदा ये है कि पोलिएस्टर की बेसिस जो हैं वो थोड़ी पतली होती हैं। कितनी? देन ट्राइसीटेट बेसिस, ट्राइसीटेट बेसिस जो थी 175 माइक्रोमीटर थी, ठीक है, बट आर जस्ट एज स्ट्रॉन्ग, और थिनर हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें एमसीक्यूज यही बन सकता है। अभी जो यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं? पोलिएस्टर की हैं, द फिल्म बेस ऑफ चॉइस इज पोलिएस्टर, ठीक है। बाकी इतना थिकनेस याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है इमल्शन। इमल्शन इज द हार्ट ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हार्ट क्या है रेडियोग्राफिक फिल्म का, ठीक है, तो वो हमारे पास इमल्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। इट इज द मटेरियल विद विच एक्सरेज और लाइट फोटॉन्स फ्रॉम रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स इंटरेक्ट। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। द इमल्शन कंसिस्ट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जेलेटिन एंड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, ये भी हमने देख लिया था। इट इज कोटेड इवनली विद अ लेयर दैट इज 3 to 5 माइक्रोमीटर थिक। इमल्शन के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है जिसको हम ओवर कोट कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास 3 to 5 माइक्रोमीटर थिक होती है, ठीक है। अच्छा, द जेलेटिन इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन सैलेड्स एंड डिजर्ट्स बट इज ऑफ मच हायर क्वालिटी। अच्छा, जेलेटिन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लियर, सो जेलेटिन आपके पास क्लियर होता है, जब क्लियर होगा तभी तो ये लाइट को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर पोर्स भी होते हैं, ठीक है। जब पोर्स होंगे तो आप लोग जब इसकी प्रोसेसिंग करते हो तो प्रोसेसिंग के दौरान हम लोग क्या बेसिकली डाल रहे होते हैं? केमिकल्स डाल रहे होते हैं ना, तो ये केमिकल्स इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं और फिर आगे आपके पास सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल के साथ रिएक्शन वगैरह करके आपके पास विजिबल इमेज बनती है, वो आगे चल के हम देखेंगे। इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट ये याद रखना है इमल्शन बनती कैसे है, जेलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से। थिकनेस याद कर लो, और हमारे पास ये क्या है? हार्ट ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म है। ऑलराइट, देन हमारे पास कहते हैं कि द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जेलेटिन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स बाय होल्डिंग देम यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन प्लेस, यानी कि जेलेटिन एक जेली की तरह है, ठीक है, और उस जेली के अंदर आप लोगों ने सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। तो जेली का बेसिक काम क्या है कि जेलेटिन का बेसिक काम क्या है कि इसने जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं इनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए रखना है, ठीक हो गया। देन क्या कहते हैं कि द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द रेडियोग्राफिक इमल्शन। फिल्म का एक्टिव इंग्रेडिएंट है इमल्शन, और इमल्शन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है? सिल्वर हैलाइड। In the typical emulsion, 98% silver halide is silver bromide. I already told you. The remainder is silver iodide. These atoms have, अच्छा ये एटम क्यों यूज़ की जाते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अगेन एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। The interaction of X-ray and light photon with these high atomic number atoms ultimately results in the formation of latent image on the radiograph. हमने बात की ना कि सिल्वर हैलाइड के ऊपर जब आके एटम्स फोटॉन्स आते हैं, ये यहाँ पे हमने जब बात की थी, जब आपके पास इसी के ऊपर फोटॉन आता है या कोई भी एक्सरे आती है तो किस तरह से ये सारे आगे लेटेंट इमेज बनती है, ठीक हो गया। सो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि जब इस हाई एटॉमिक नंबर एटम्स के ऊपर एक्सरे या फिर लाइट फोटोन आके पड़ते हैं तो उसकी वजह से आपके पास क्या बनती है? लेटेंट इमेज बनती है। लेटेंट इमेज किस तरह बनती है ये हमने पूरा देख लिया। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड इमेजिंग एप्लीकेशन, यानी कि आपने इंटेंडेड मतलब इरादा, आपने किस किस्म के मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, ठीक है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स में हैव, अच्छा सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल की कोई एक शेप नहीं होती है, ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। टेब्यूलर होती है, क्यूबिक होती है, ऑक्टाहेड्रल, पॉलीहेड्रल, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन रेडियोग्राफिक फिल्म्स के अंदर जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? टेब्यूलर ग्रेन्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। टेब्यूलर कैसे होते हैं? ये हमारे पास फ्लैट होते हैं, ठीक हो गया, और हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर थिक होते हैं with a triangular, hexagonal or higher order polygonal cross section. Not important. The crystals are approximately 1 micrometer in diameter. The arrangement of atoms in the crystal is cubic. इमेज में आप देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लो
कि ये ऊपर क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है। ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयंस है, ठीक है, फिर सिल्वर है, आयोडाइड है, तो ये आपके पास एक क्यूबिक अरेंजमेंट बन रही है, ठीक है। अब कहते हैं द क्रिस्टल्स आर मेड बाय, अच्छा ये क्रिस्टल्स बनते कैसे, हम कहते हैं ना कि सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स हैं, जिसमें हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। अब तो ये बनते कैसे हैं, ये बनता है केमिकल रिएक्शन से, ठीक हो गया। द क्रिस्टल्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग मेटालिक सिल्वर, आप जो है वो मेटालिक सिल्वर को जी डिजॉल्व कर लो नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो आपके पास बनेगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि AgHNO3, यानी कि मेटालिक सिल्वर को, सिल्वर एटम को आपने नाइट्रिक एसिड के अंदर किया तो आपके पास बनेगा AgNO3 प्लस H2 रिलीज होगा, ठीक हो गया। अब इस AgNO3 की प्रेजेंस में होगा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड्स बनेंगे, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड्स कैसे बनेंगे, जब आप लोग ऊपर सिल्वर नाइट्रेट बना ना, सिल्वर नाइट्रेट, उसको आप क्या करोगे, उसका रिएक्शन करवाओगे पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा प्लस आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये आपके पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, जबकि जो आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है ये सोलुबल होता है और ये वॉश करते हो तो पानी में ये धुल जाता है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास AgBr होता है ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो ये पानी में वॉश्ड अवे, तो ये पानी से वॉश्ड अवे नहीं होता। इज दैट क्लियर। सो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो पूछ सकते हैं किस किस तरह बनते हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द शेप एंड लेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, अगेन बता दिए डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू कि ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, एंड सम ऑफ द इम्परफेक्शंस रिजल्ट इन द इमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि अगर इनके दौरान अगर इनमें कोई इम्परफेक्शन आती है तो जाहिर सी बात है इम्परफेक्शन है तो इमेज की क्वालिटी को तो खराब करेंगे। द टाइप ऑफ इम्परफेक्शन थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल इज अ केमिकल कॉन्टेमिनेंट, यानी कि कोई भी केमिकल कॉन्टेमिनेंट आ सकता है। यूजुअली क्या आता है, सिल्वर सल्फाइड आता है। अच्छा, और सिल्वर सल्फाइड क्या कर रहा था, हमने देखा था कि ये आपके पास सेंसिटिविटी सेंटर बना रहा था, ठीक है। और सिल्वर सल्फाइड को हम किस तरह डालते हैं, केमिकल सेंसिटाइजेशन के थ्रू खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर, यूजुअली एट और नियर द सरफेस, यूजुअली जो है वो सरफेस के ऊपर ही होता है। इस कॉन्टेमिनेशन को हम, इस इम्प्योरिटी को हम क्या नाम देते हैं, सेंसिटिविटी सेंटर। अब जब आपके पास एक्सपोजर होता है, जब कोई भी एक्सरेज आएंगी, लाइट फोटॉन्स आएंगे, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सिल्वर आयंस हैं दे आर अट्रैक्टेड टू दी सेंसिटिविटी सेंटर्स वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म अ लेटेंट इमेज सेंटर ऑफ मेटालिक सिल्वर। अब ये सारी वही चीज़ बता रहे हैं, अगेन हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने बात की ना कि ये जो सेंसिटिविटी स्पेक होता है, सेंसिटिविटी सेंटर होता है, ये आपके पास सरफेस के ऊपर होता है। जब कोई भी लाइट फोटोन आता है, इन सिल्वर हैलाइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है, ठीक है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयंस हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द चले जाते हैं एंड देन ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, आपके पास सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन हमारे पास क्या बन जाती है, लेटेंट इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। Differences in speed, contrast and spatial resolution among various radiographic films are determined by the process by which silver halide crystals are manufactured and by the mixture of these crystals into the gelatin. अब फिल्म की स्पीड कितनी है, फिल्म कितना कंट्रास्ट दे रही है आपको इमेज का, फिल्म की स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि एक फिल्म कितनी छोटी सी छोटी चीज़ को कैप्चर कर सकती है, वो हमारे पास क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो डिफरेंट रेडियोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, उनकी डिफरेंट स्पीड होगी, उनका डिफरेंट कंट्रास्ट होगा, उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन भी डिफरेंट होगी। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कितने सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और जेलेटिन के अंदर नंबर भी देखते हैं और आपके पास साइज भी मैटर करता है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का, ठीक है। द नंबर ऑफ सेंसिटिविटी सेंटर पर क्रिस्टल, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने सेंसिटिविटी सेंटर हैं, एक क्रिस्टल के अंदर इमल्शन के अंदर
क्रिस्टल्स कितने हैं, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स कितने हैं, साइज क्या है उन क्रिस्टल्स का, उन क्रिस्टल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यूनिफॉर्मली हुए या एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है। ये सारी की सारी आपके पास रेडियोग्राफिक फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही होती है। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म? अब देखो, कुछ फिल्म्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर पड़ी हुई होती हैं। अब वो फिल्म जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर आके क्या स्ट्राइक करते हैं, लाइट फोटॉन्स। क्यों? क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आने वाली एक्सरेस को कन्वर्ट कर देती है लाइट के अंदर और फिर वो लाइट जाकर फिल्म के ऊपर पड़ती है। लेकिन जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म होती है, इसका दूसरा नाम है नॉन स्क्रीन फिल्म। नॉन स्क्रीन फिल्म से क्या मुराद है कि इसके ऊपर हमारे पास स्क्रीन नहीं होती है। जब स्क्रीन नहीं होती है तो वो एक्सरेस को लाइट में भी कन्वर्ट नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म होती हैं उनके ऊपर डायरेक्टली आके एक्सरेज एक्सपोज करती हैं। ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म कंटेन्स अ थिकर एमल्शन। इसकी एमल्शन क्या होती है? थिकर होती है। विद मोर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, इसके अंदर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स भी ज़्यादा होते हैं देन स्क्रीन फिल्म। ठीक है। वो फिल्म जिसके अंदर स्क्रीन होती है उससे ज़्यादा एमल्शन भी थिकर इसकी होती है और उससे ज़्यादा सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स भी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म के अंदर पाए जाते हैं। द साइज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स प्राइमरीली अफेक्ट फिल्म स्पीड। तो वो फिल्म की स्पीड को साइज भी अफेक्ट करता है और कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स की। ये आगे चल के देखेंगे किस तरह से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? दैट रेडियोग्राफिक फिल्म इज मैन्युफैक्चर्ड इन टोटल डार्कनेस। अब इसको डार्कनेस में क्यों मैन्युफैक्चर किया जाता है? बिकॉज ऑफ लाइट सेंसिटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये फिल्म लाइट सेंसिटिव होती है। अगर थोड़ी बहुत लाइट भी इसके ऊपर पड़ जाए, ठीक है, तो फिल्म के ऊपर फोगिंग आ जाती है। ठीक है। सो इसको डार्क रूम के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एमल्शन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एमल्शन इंग्रेडिएंट्स जब डाल रहे होते हैं उस मूवमेंट से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक, यानी कि एमल्शन के बनाने से फाइनल पैकेजिंग तक नो लाइट इज प्रेजेंट। किसी भी किस्म की लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इट इज लाइट सेंसिटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं टाइप्स ऑफ फिल्म्स, यानी कि कितनी तरह की हमारे पास फिल्म्स होती हैं। ठीक है। अभी तो एक हमने वैसे ही देख लिया, नॉन स्क्रीन फिल्म और स्क्रीन फिल्म। स्क्रीन फिल्म वो होती है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दरमियान में पड़ी हुई होती है, और नॉन स्क्रीन फिल्म उसके ऊपर किसी भी किस्म की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं होती है, डायरेक्टली एक्सरेज उसको एक्सपोज करती हैं। Medical imaging is becoming extremely technical and sophisticated, and this is reflected in number and variety of films that are now available. यानी कि मेडिकल इमेजिंग जो है वो दिन ब दिन आपके पास क्या होती जा रही है? टेक्निकल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज आपके पास फिल्म्स की वैरायटी प्रेजेंट है। ईच मेजर फिल्म मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मैनी डिफरेंट फिल्म्स फॉर मेडिकल इमेजिंग, यानी कि एक एक मैन्युफैक्चरर डिफरेंट तरह की फिल्म्स बनाता जा रहा है। अगर आप इनको कंबाइन भी करो तो मोर देन 500 सिलेक्शन जो है उनकी पॉसिबल हो सकती हैं। टेबल 12.1 को अगर हम देखें, ओके जी, टेबल 12.1 में आपके पास क्या कहता है? वी हैव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फिल्म, यानी कि वो फिल्म जिसके ऊपर आपके पास क्या होती है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है। इसके अंदर इमल्शंस कितनी होती हैं? अच्छा, ये टेबल याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। इमल्शंस कितनी होती हैं? 2। इमल्शन 2 होने का क्या मतलब है? डबल कोटेड इमल्शन, बेस के दोनों साइड पे इमल्शन प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? ब्लू और ग्रीन सेंसिटिव, यानी कि वो फिल्म जिसके इर्द गिर्द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है, तो वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जब लाइट इमिट करती है तो ये जो नीचे फिल्म लगी है वो ब्लू लाइट को भी सेंस कर सकती है और ग्रीन लाइट को भी सेंस करती है। और ये यूज़ कहाँ पे होती है? जनरल रेडियोग्राफी के अंदर यूज़ होती है। इज इट क्लियर? देन हमारे पास आता है लेज़र प्रिंटिंग। नाम से ही जाहिर है यहाँ पे क्या यूज़ होगा? लेज़र यूज़ होगी। ठीक है। सिंगल विद एंटी हेलेशन बैकिंग। अब एंटी हेलेशन क्या है? देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट, हेलेशन मतलब हेलेशन का। तो जब तक हेलेशन का नहीं पता होगा एंटी हेलेशन का भी नहीं पता होगा। हेलेशन बेसिकली हमारे पास क्या है? हेलेशन को समझने के लिए, अच्छा, हेलेशन क्या है? देखो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम था? एक्सरेस को कन्वर्ट करना लाइट के अंदर। ठीक है। तो अब होता क्या है? ये आपके पास क्या है? दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है। अब इसके अंदर चारों लेयर्स हैं। ठीक है।
अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है, लाइट में कन्वर्ट करती है और वो लाइट जाकर कहाँ पे पड़ती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फिल्म प्रेजेंट है। और फिल्म की कौन सी लेयर, लेट से ये आपके पास, इसको कर लो ओवरकोट, नीचे इमल्शन है, देन आपके पास एडहेसिव है, एंड दिस इज बेस। ठीक है, अब होता क्या है, दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्या काम था, इसने कन्वर्ट किया लाइट के अंदर। वो लाइट जब फिल्म की इमल्शन तक आई, ठीक है, ये ऊपर से क्या आया था, एक्सरे आया था। इस एक्सरे को इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने कन्वर्ट किया है लाइट के अंदर। ये सूरज बनाने से मुराद लाइट है। ठीक है, अब ये लाइट आपके पास इमल्शन से होती हुई बेस के अंदर आती है और बेस से टकरा कर दोबारा कहां पर जाती है, इमल्शन के अंदर। ठीक है, इससे होता है हेलेशन, इसे कहते हैं हेलेशन। यानी कि लाइट आपके पास बेस ने एब्जॉर्ब की, फिर उसके बाद दोबारा ये जो है वो हमारे पास कहां पर गई है, इमल्शन के अंदर गई है। इसी वजह से इमेज की शार्पनेस कम हो जाती है, कंट्रास्ट कम हो जाता है। ठीक है, और याद रखना है हेलेशन इफेक्ट ओनली अकर्स इन सिंगल कोटेड फिल्म। अब इसके एक साइड ये इमल्शन है, ये फिल्म है ना, फिल्म की सिर्फ एक साइड इमल्शन है, डबल कोटेड फिल्म के अंदर नहीं होती है। ठीक है, डबल कोटेड फिल्म के अंदर होगी तो ये आगे चली जाएगी। ठीक है, ये दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो सिंगल कोटेड ये हेलेशन इफेक्ट हमारे पास कहाँ पे होता है, सिंगल कोटेड इमल्शन के अंदर होता है। रिमेंबर दिस। ऑल राइट। अच्छा, इसकी डेली लाइफ एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप रात के टाइम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और वीडियो बना रहे हो। अब स्ट्रीट लाइट्स भी बाहर ऑन है। ठीक है, तो जब आप लोग वीडियो शूट कर रहे होते हो तो वो स्ट्रीट लाइट्स रिफ्लेक्शन दे रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग के ऊपर फोकस करते हैं उसका, तो बैकग्राउंड ब्लर आ जाता है। ऐसा ही होता है, लेकिन ब्लर बैकग्राउंड में भी हमारे पास वो लाइट थोड़ा बहुत हेलेशन इफेक्ट दे रही होती है। हेलेशन मतलब धुंधला धुंधला सा इफेक्ट दे रही होती है। ठीक है, उसको कहते हैं हेलेशन। या आप फॉर एग्जांपल किसी भी लाइट के नीचे बैठे हुए हो, तो आप जब शूट कर रहे होते हो तो वो लाइट अजीब सी रिफ्लेक्शन दे रही होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उस लाइट से दूर किसी पॉइंट पे फोकस करते हो कैमरा का, तो वो फिर लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देती है। ठीक है, तो हेलेशन बेसिकली क्या होती है, हेलेशन इसे कहते हैं धुंधलापन सा आ जाना। ठीक है, तो इमेज की शार्पनेस नहीं रहती हेलेशन में। तो रेडियोग्राफी के अंदर हेलेशन क्या है कि जब आपके पास इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लाइट में कन्वर्ट करती है तो ये लाइट बेस से टकराकर दोबारा इमल्शन की तरफ चली जाती है, इसको हम कहते हैं हेलेशन। ठीक हो गया, यानी कि डिफ्यूजन सा बन, डिफ्यूज्ड इमेज आती है। ठीक हो गया। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, इसको हम प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि हम ये जो बेस है, बेस के इधर एक हम लेयर लगा दें जी ऐसे डाई की जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। लाइट एब्जॉर्बिंग डाई की एक लेयर लगा दें जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो लाइट दोबारा इमिट नहीं होगी इमल्शन तक। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर। सो इसे कहते हैं हेलेशन। तो हेलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हेलेशन से बचने के लिए, यानी कि वो जो डिफ्यूज्ड सी इमेज आ रही थी उससे बचने के लिए हमारे पास लेज़र प्रिंटिंग फिल्म्स में क्या होता है, इमल्शन उसके अंदर सिंगल होती है, क्योंकि हमने बात की ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोटेड इमल्शन में हेलेशन इफेक्ट होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, एंटी हेलेशन बैकिंग। बेस के पीछे आपके पास एक लेयर लगाई जाती है ऐसे डाई की जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक हो गया। आगे ये लिखा हुआ किसके अंदर, लेज़र यूज़ होती है, और ये आपके पास लेज़र प्रिंटर्स के अंदर यूज़ होती है, CT MRI एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कॉपी और डुप्लीकेटिंग फिल्म। अब कॉपी और डुप्लीकेटिंग फिल्म से क्या मुराद है, आपने एक एक्सरे लिया, फॉर एग्जांपल आप उस एक्सरे की एक कॉपी चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप दोबारा तो पेशेंट को नहीं बुलाओगे कि आओ मैं तुम्हें और डोज दूंगा और दोबारा से आप उसका रेडियोग्राफ लोगे। क्या हम क्या करते हैं कि कॉपी या फिर डुप्लीकेटिंग फिल्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास सिंगल इमल्शन होती है और इसके पीछे भी एंटी हेलेशन बैकिंग होती है। ठीक है, तो उस फिल्म के ऊपर हम फिर उसको एक ऐसे समझ लो फोटोकॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्री एक्सपोज्ड। प्री एक्सपोज से क्या मुराद है
कि जो पहले वाली मौजूद जो हमारे पास पहले से मौजूद है वो एक्सपोज हुई थी एक्सरेज से, ठीक है। ये वाली जो है वो एक्सपोज नहीं होगी, इसमें आप लोग डायरेक्ट जो है वो क्या करते हो, कॉपी करते हो, एक बनी हुई इमेज से दोबारा फिल्म के ऊपर उसी इमेज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है, डुप्लीकेटिंग रेडियोग्राफ्स। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको चाहिए होता है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो वो आपके पास डुप्लीकेट फिल्म्स बनाकर दी जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट हॉस्पिटल से आप ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पास डेंटल फिल्म होती है, ठीक है, ये आपके पास डबल इमल्शन होती है, ठीक है, और ये इन्वेलप के अंदर सील हुई होती है। हैज़ लेड फॉइल टू रिड्यूस बैक स्कैटर। अच्छा, इसके पीछे आपके पास क्या होता है, लेड की फॉइल होती है, क्योंकि लेड जो है वो आपके पास स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और ये डेंटिस्ट्री में यूज़ होती है। रेडिएशन मॉनिटरिंग फिल्म की बात करें तो ये भी आपके पास टू यानी कि डबल साइडेड इमल्शन होती है और आपके पास सील्ड एनवेलप के अंदर होती है। वन इमल्शन कैन बी स्लोड ऑफ टू इंक्रीज ऑप्टिकल डेंसिटी स्केल। एक इमल्शन को आप लोग जो है वो हटा भी सकते हो ताकि ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ सके, नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये आपके पास क्या है, रेडिएशन मॉनिटरिंग में यूज़ होती है। रेडिएशन मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि ये जो मुख्तलिफ डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, रेडियोग्राफर्स लगाते हैं अक्सर, कि कितना रेडिएशन डोज उनको पर वीक या पर मंथ मिला है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फिल्म यूज़ की जाती है वो रेडिएशन मॉनिटरिंग फिल्म होती है। देन हमारे पास ड्राई ट्रांसफ़र आती है, ये भी वन साइडेड इमल्शन होती है, ठीक है, थर्मली सेंसिटिव होती है और ये आपके पास ड्राई प्रिंटर्स के अंदर यूज़ होती है। ये आप लोग याद कर लेना कि कौन सी डबल कोटेड इमल्शन है, कौन सी सिंगल कोटेड इमल्शन है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप याद कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपसे कोई जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू जा सकता है कि कौन सी में लेड फॉइल यूज़ होती है बैक स्कैटर रेडिएशन को बचाने के लिए, तो वो हमारे पास डेंटल है, ठीक हो गया। कौन सी प्री एक्सपोज होती है, तो वो हमारे पास कॉपी या फिर डुप्लीकेटिंग फिल्म है। थर्मली सेंसिटिव कौन होती है, ड्राई ट्रांसफ़र। तो इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन एडिशन टू स्क्रीन फिल्म। स्क्रीन फिल्म से मुराद वो फिल्म जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के दरमियान में है। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म यानी कि जहाँ इसको नॉन स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, आगे लिखा भी हुआ समटाइम्स कॉल्ड नॉन स्क्रीन फिल्म, यानी कि यहाँ पे आपके पास स्क्रीन नहीं होगी। एंड स्पेशल एप्लीकेशन फिल्म सच एज दैट, इन मेमोग्राफी के अंदर स्पेशल एप्लीकेशन फिल्म यूज़ की जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग है, डुप्लीकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, साइन रेडियोग्राफी है, डेंटल रेडियोलॉजी है, ये सारी की सारी फिल्म्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं। हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक हो गया। वो फिर रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ज़रूरत के मुताबिक कौन सी फ़िल्म कहाँ पे यूज़ करनी है उसके मुताबिक जो है वो इन फिल्म्स को यूज़ करता है। टेबल 12 शोज स्टैंडर्ड फिल्म साइजेस इन इंग्लिश। अच्छा, इसको छोड़ो। बाय फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्म इज़ दैट कस्टमरली कॉल्ड स्क्रीन फिल्म। आज जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है वो हमारे पास कौन सी हो रही है, स्क्रीन फिल्म हो रही है, यानी कि जो मैंने बताया कैसेट के अंदर आपके पास क्या है, 3 पेजेस वाली बुक, ठीक है, 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स और दरमियान वाली फिल्म, तो ये वाली चीज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है। ऊपर भी हम देख लेते हैं टेबल 12 को। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड फिल्म साइजेस दी हुए हैं, 7x7 भी होती है, 8x10 भी होती है, एक तरफ इंचेस में एक तरफ सेंटीमीटर में है, 10-12 भी होती है, 14-14 भी होती है एंड 14-17 भी होती है, और यही आपके पास सेंटीमीटर में भी लिखे हुए हैं। आप इसको देख लेना, ठीक है। इन डायग्राम्स को भी देख लो। अच्छा, डायग्राम कोई भी स्किप नहीं करनी है बिकॉज पेपर में आए ना आए ऑस्पी में आ सकती है। जो फिगर ए है, कन्वेंशनल सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स आर इरेगुलर इन शेप। यहाँ पे देख लो, एक शेप और है, दूसरी शेप और है, यानी कि इरेगुलरिटी है। बीटा में देखो तो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस फ्लैट टैबलेट लाइक ग्रेन्स। यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो आपके पास एजेस प्रॉपर हैं, ठीक है। एंड अगर हम चार्ली में देखें तो चार्ली में आपके पास क्या है, प्रॉपर क्यूबिक ग्रेन्स है, ठीक हो गया।